नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी रिटायर खुशहाल सिंह एक बार फिर हिल अवेयरनेस एंड कल्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी सैनिक भाइयों का, दर्शकों का, गौरव सेनानियों, वीर नारियों, सभी का स्वागत इस वीडियो में है। और इससे पहले की वीडियो में 6th सीपीसी की सर्जरी पार्ट 1 में 3rd पे कमीशन तक ले आए थे कि किस प्रकार 3rd पे कमीशन तक अधिकारियों ने ये कहा कि आईपीएस और क्लास 1 ऑफिसर्स के साथ ए ग्रेड के साथ तो समानता है, लेकिन अभी भी आईएएस का काडर का जो पे स्केल है वो हमारे को ठीक से सूट नहीं करता या हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 4th सीपीसी की रिपोर्ट बनाएगी, जिसमें 6th पे कमीशन ने सभी सीपीसी का एक तरफ से एनालिसिस करके एक पे बैंड निकाला है 6th सीपीसी, जिसमें 5 में जो कमियां रह गई थी उसका एनालिसिस करके एक बढ़िया पे बैंड निकाला और बहुत अच्छा था भी। मेरे हिसाब से एशिया महाद्वीप का सबसे अच्छा पे बैंड था। लेकिन कहाँ कमी रहेगी, क्यों आज हम सड़कों पर हैं, क्यों हम विरोध कर रहे हैं, उसीलिए ये एक एक करके सभी सीपीसी के हवाले दे रहा हूं। तो 4th सीपीसी में रक्षा बलों ने शामिल सिविल अधिकारियों ने भी एक रनिंग पे बैंड का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया, ताकि किसी एक रैंक में स्टॉपेज ना हो। इसका मतलब है कि सुचारू और बेहतर प्रगति के लिए जरूरी जैसे सिपाही है, उस जमाने में 4th पे कमीशन में 950 पर शुरू होता था, 15-15 के 2 शुरू के इंक्रीजमेंट लगते थे और फिर 20 का इंक्रीजमेंट लगता था और 1140 पर वो बंद हो जाता था 10 साल की सर्विस में, यानी कि 10 इंक्रीजमेंट। तो 15 तक वो उसी में रहता था, कोई उसकी वृद्धि नहीं होती थी। इसी को देखते हुए रनिंग पे बैंड मांगा, तो उन्होंने देखा कि सिविल सर्विसेज के जेटीएस जो अपने जेटीएस अधिकारी होते हैं, जिनका जूनियर टाइम स्केल जिनका 2200 से वेतन स्टार्ट था, तो रक्षा कर्मी को 2300 के वेतन, डिस्टर्बेंस अलाउंस जिसे कहते हैं 100 रुपया मान लीजिए, से लेकर 5100 तक का एक रनिंग पे बैंड ब्रिगेडियर रैंक तक मांगा। मांग मेजर जनरल तक थी, लेकिन ब्रिगेडियर तक मांगा। मेजर जनरल साहब को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के नाम अलग करके उनका वेतनमान अलग सा रख दिया, 5900 टू 6700। यहां पर अतिरिक्त बेनिफिट दिलाने के लिए सैन्य कर्मियों को रैंक पे दी गई। लेफ्टिनेंट साहब का 200, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में ब्रिगेडियर साहब का 1200। तो यहां पर तक जो पे बैंड मांगा वो दे दिया गया। लेकिन यहां पर एनालिसिस करने की जरूरत यह है कि 3rd सीपीसी ने कहा कि पोस्ट वार पे कमीशन में एक इंडियन कमीशन और है जूनियर कमीशन, जिसका वेतन बहुत कम कर दिया गया था, तो उसके बारे में कोई भी 3रा 4था पे कमीशन निकल रहा है, कहीं पर भी उनको इंक्रीज करने की कोई बात अब तक नहीं हुई है। दूसरा, सिपाही की मिनिमम एजुकेशन 1986 से जो पे कमीशन लागू हुआ, तो 10th पास हो गया था। 1950 के दौर में पोस्ट वार पे कमीशन में मुश्किल से किसी को नाम लिखना आता होगा, मुश्किल से कक्षा 2-3 पास होगा। शामिल 1960, पिछली स्थितियां देखिए, पूछिए अपने बाप दादाओं को। तो उस जमाने में सेना ने उनको एक एजुकेशन सिस्टम लागू किया, जिसको बोलते हैं हम ACE, आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन। यदि 3rd पास नहीं है तो नैप नहीं बन सकता, ACE 2 पास नहीं है तो हवलदार नहीं बन सकता, ACE 1 पास नहीं है तो जेसीओ नहीं बन सकता है, क्योंकि जेसीओ बनने के लिए ये इक्विवेलेंट टू हाई स्कूल माना जाता है ACE 1। फौज की भाषा में उसको हिंदी फर्स्ट भी कह लेते हैं कई लोग। तो ये था, फिर भी सिपाही अनस्किल्ड एम्प्लॉयर ही था, इसीलिए 950 से 20 का इंक्रीजमेंट सीधे नहीं लगता था। 3 साल बाद उसे सेमी स्किल कहा गया, पोस्ट वार पे कमीशन की तरह। नो चेंज, कोई बदलाव आप अपने लिए ला रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए नहीं। पहले 2 इंक्रीजमेंट 15 रुपए के लगते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। 3रे साल बाद 20 रुपए का इंक्रीजमेंट लगता था। 10 इंक्रीजमेंट जोड़ लेना 1140 होता है। ओके, यहां पर रनिंग पे बैंड मिल गया, आपकी बढ़त हो गई, स्टॉपेज आपके कहीं पर नहीं आए, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह आता है कि इसी प्रकार एक जूनियर कमीशन ऑफिसर से भी आपका जूनियर कमीशन था, उसके बारे में क्या सोचा? क्या उसको कोई रैंक पे है? या सिपाही को जो हाई स्कूल पास हो गया तो क्या उसी ग्रेड में
ABCDE का वर्गीकरण जो था वो अभी भी था। 5 ग्रुप होते थे, ए में एजुकेशन, बी में क्लर्क, सी में आर्मोरर इत्यादि, डी में फाइटिंग फ्रंट लाइन फोर्सेस जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, और ई में आते थे ट्रेड्समैन। तो मुझे बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक या कोई भी लड़ाई का मुख्य हिस्सा जिसे आप फ्रंट लाइन फोर्स कहते हैं वो ग्रुप डी के ही लोग होते थे तब भी, आज जिसे आप वाई ग्रुप कहते हैं। बाकी को बंदोबस्ती दस्ते कहा जाता, लड़ाई में उनका भी पूरा योगदान है, अप्रत्यक्ष फायर सपोर्ट या कुछ और, लेकिन लड़ने के लिए सबसे आगे इन्फेंट्री सोल्जर ग्रुप डी ही जाता था। आपने उसे चौथे स्थान पर रखा था, कोई सुधार नहीं किया, क्योंकि ABC सब आप कार्यकुशलता को एजुकेशन के हिसाब से आंक रहे थे, जबकि आपने ध्यान नहीं दिया कि इनको भी आपने हाई स्कूल कंपलसरी कर चुके हैं। कुछ विशेष छूट वाले राज्य नहीं कहूंगा, डिस्ट्रिक्टों को छोड़कर, जिसे अति पिछड़ा या पिछड़ा आप कहते हैं। तो अब आते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आपने सोचा नहीं, अब रेसों पर आते हैं सब। उस जमाने में S5 जो ग्रेड होते थे, उस सिपाही का ग्रेड था जो 950 से शुरू होता था, 1140 तक जाता था। लेफ्टिनेंट साहब को 2300 के स्केल से जो यहां पर रनिंग पे बैंड में दे दिया गया है, और 200 यदि उनके रैंक पे जोड़ो तो 2500 होता है। इनका रेशो निकाला जाए तो ये निकलता है 2.63। इसी प्रकार से यदि जेसीओस का उसी चौथे रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से रेशो निकाला जाए तो नायब सूबेदार साहब थे 1640, तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब 2630 धन 600 अगर जोड़ा जाए, ये फिक्स था उनका, लेफ्टिनेंट कर्नल अपने टीएस कर्नल, तो 3230 लेफ्टिनेंट कर्नल साहब फिक्स होते थे, 3230 होता है। यदि इस रेशो को निकाला जाए तो ये निकलता है केवल और केवल 1.96, जो आज के दौर में नायब सूबेदार और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का 3.27 है। कौन ऊपर गया कौन नीचे, बाद के वीडियोज में बताऊंगा जब उनका 5th और 6th पे कमीशन की बारी आएगी। दूसरा सवाल यहां पर यह बनता है कि कोई भी कमीशन, जूनियर पे कमीशन जो लगभग 20 साल नौकरी के बाद बन रहा है, सेकेंड लेफ्टिनेंट साहब के कितने रेशो पर आना चाहिए, आप ही बता दीजिए। 80 के रेशो पर आना चाहिए, 70 के रेशो आना चाहिए। 70 के रेशो पर भी आप उनको जूनियर कमीशन मान रहे होते तो आज की डेट पर उनका पेमेंट 37,000 होता है। 56,100 से भागा देख लेना 70% का, तो 80% के हिसाब से करेंगे तब 44,900 आ रहा है, जहां पर केवल सूबेदार है। ये क्यों हुआ वो 6th पे कमीशन में, 5th पे कमीशन में बताऊंगा कि सेकंड लेफ्टिनेंट रिमूव, देन लेफ्टिनेंट, नो प्रोग्रेस, जूनियर कमीशन अफसर्स अपग्रेडेड, वो वहां पर बात करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो S5 से लेकर S10 में जेसीओ साहब आते हैं और S15 तक रैंक जा सकते हैं। जो सिमिलरिटी आप ए ग्रेड के लिए देख रहे हैं वही सिमिलरिटी देखने की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर लेटेस्ट इंटीग्रेटेड पे उनकी नई संशोधित वेतन है 2500 से 4000, जो कि 5400 का ग्रेड है। मुझे बताइए कौन सा जेसीओ जो ऑर्डिनरी नहीं गया उसके अलावा 5400 के ग्रेड में कोई जाता है। लेवल 6 4200 का ग्रेड, फिर 4600 का ग्रेड, फिर 4800 का ग्रेड। क्या जरूरी है कि हर व्यक्ति ऑर्डिनरी जाए, लेकिन हमारे समकक्ष सिविल सर्विसेज के आर्मी हेडक्वार्टरों में बैठे एसओ साहब 4 साल 4800 के ग्रेड के बाद ऊपर चले जाते हैं और 5400 में चले जाते हैं। ऐसी पॉलिसी हमारे के लिए काटी क्यों, इसकी आगे जाकर 5th और 6th में फिर एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए नोट इतना ही रखना। आगे जाकर एक चीज जो समान थी वो थी टीएस अंडर सर्विस। 15 साल मिनिमम सर्विस में सिपाही को टीएस लेफ्टिनेंट और 16वें साल में नायक बना दिया जाता था, ये जरूर था। इसी प्रकार टीएस लेफ्टिनेंट कर्नल साहब होते थे 25 साल में। अब 6th सीपीसी में टीएस में भी हमारे साथ धोखा हुआ। टीएस रैंक हमारा रिमूव हो गया क्योंकि 8 में नायक 16 में हवलदार, तो टीएस बनता था 16 में, वो रिमूव इसलिए हो गया। लेकिन अपने लिए 3, 6, 13 अंडर मिनिमम सर्विस तीनों रैंक, और 26 में टीएस भी बरकरार रहा। एसीपी रैंक के पदोन्नतियां भी ले ली और टीएस भी नहीं छोड़ा। लेफ्टिनेंट कर्नल के बजाय वहां पर 25 साल में आप कर्नल बना करते हैं। मुझे बताइए हमारा कोई रैंक, क्या टीएस का बेनिफिट जेसीओस तक किसी रैंक को है? जो आपने हटा दिया अपने लिए क्यों रखा? क्या ये समानता है?
स्केल अपना मांग रहे थे, आपका नहीं। लेकिन व्यवस्था सबके लिए बराबर थी। जैसे पहले था फोर्थ में, टीएस आप भी बनते थे, टीएस हम भी बनते थे। हमारा टीएस हटाकर 8, 16, 24, जिसको सिपाही डिजायर ही नहीं करता, 17 साल में रिटायर हो जाता है, 24 तक कहां इंतजार करेगा। और 25वें में आपका और टीएस भी आज बरकरार है और एसीपी अलग ले लिए, कोई चीज आपने छोड़ी नहीं। अब यहां पर आप आईएएस कैडर से अपनी तुलना कर रहे हैं कि कितना फर्क है। 5th और 6th पे कमीशन में आईएएस कैडर की समरूपता को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आपने अभी 1 से लेकर 4th पे कमीशन तक देखे कि दर बदर आपको अभी भी अनस्किल से शुरुआत की जा रही है। लेकिन एक चीज कंपलसरी है कि आपने यहां पर भी जेसीओ को गजेटेड माना है। इसीलिए लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और जेसीओ का रेशियो 1.96 ही है, दुगुना भी नहीं है। आगे के वीडियोज में 6 और 7th पे कमीशन में बताऊंगा कि कौन ऊपर गया, कौन नीचे आया, रेशो बरकरार रहे या नहीं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम। देखते रहे, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक जानकारी पहुंचाए। मिशन ओआरपी जारी रहेगा। धन्यवाद।